नए पाठ्यक्रम की ओर। अभी तक पिछले वीडियो में हमने दोस्तों पढ़ाया, जो पिछला क्लास था हमने उसमें यह पढ़ा कि कुंडली को कैसे देखते हैं, किसी भी कुंडली का विश्लेषण और विवेचन हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं। जब भी हमारे हाथ में कोई कुंडली आए तो उस पर हम पीएससी को लगा के कैसे उस व्यक्ति का उत्तर हम दे सकते हैं, हमने उसके बारे में अध्ययन किया और उम्मीद करता हूं कि उस अध्ययन को आपने अच्छी तरह से समझा होगा, उसको नोट डाउन किया होगा और उसको आप प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कहीं न कहीं आप कुंडली देखने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभ्यासन विद्या वर्धते, इस नियम को आप जरूर फॉलो करिएगा और आप नए नए कुंडलियों पे अपना एक प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपके घर के हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके संबंध में हैं, उनके जन्म कुंडलियों को लीजिएगा और उस पर पीएससी लगाइएगा। पीएससी लगा के और आप उनके शिक्षा का, उनके रोजगार का, उनके रोग शत्रु का, उनके भाई बंधुओं का, जो भी अभी आप तक आपको ज्ञात है, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, उस पर आप अपना विचार दीजिएगा, अपना फलादेश कीजिएगा। और ऐसे लोगों को कुंडली आप फलादेश करने की कोशिश करिएगा जिनको आप जानते हैं। और जब आप फलादेश करेंगे जिनको आप जानते हैं और तब आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, इस व्यक्ति पर सही फिट बैठ रहा है, ऐसा व्यक्ति साथ में हुआ है, तो आपका एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और इसके बाद फिर किसी ऐसे अननोन व्यक्ति का जन्म कुंडली का आप विश्लेषण करेंगे और फिर जीवन में आपके आजीविका के रूप में कार्य करेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में सूर्य से बनने वाले योग। हमने बहुत सारे योगों का नाम सुना होगा, यदि आप ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि रखते होंगे तो आप कुछ योगों के नाम के बारे में जानते होंगे। आज मैं आपको योग के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से योग होते हैं, तो उस योगों पर हम चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य से बनने वाले योग। किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य से कितने योग बनते हैं, कैसे योग बनते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे कुंडली बना लेते हैं और उसके बाद हम उस पर वर्णन करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला सूत्र क्या होता है, चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो, चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो तो धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। अब केंद्र मतलब कि यहाँ पे मैंने आपको बेसिक में ज्ञात कराया हुआ है कि केंद्र क्या होता है, कि 1 4 7 10 जो होता है केंद्र में होता है। 1 4 7 10 जो केंद्र भाव होते हैं, मतलब कि प्रथम भाव केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है। लेकिन प्रथम भाव को हमने क्या बोला था, त्रिकोण भाव होता है, केंद्र जिसको मानिए आप 4 7 10 को। तो सूत्र क्या कहता है कि चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो तो धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। अब कहने का तात्पर्य, यदि सूर्य यहां पर है, सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, अब चंद्रमा कहां पर बैठे हैं कैसे पता चलेगा, 1 2 3 4। यदि चंद्रमा यहां पर है, यदि चंद्रमा यहां पर है तो व्यक्ति का धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। यदि यहां से फिर 1 2 3 4 5 6 7 यदि चंद्रमा यहां पर है तो व्यक्ति का धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। चंद्रमा यहां पर है और फिर यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यदि चंद्रमा यहां पर है तो व्यक्ति का धन बुद्धि चातुर्य बल कम होगा। अब तो मैंने आपको केंद्र में रख के बताया, यदि सूर्य यहां पर हो, दूसरे भाव में हो, यदि सूर्य दूसरे भाव में हो तो यहां के लिए आपको सूर्य से चौथा, सातवां और 10वां अगर चंद्रमा है तो व्यक्ति के जीवन में धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। कैसे, यदि सूर्य यहां पर है तो 1 2 3 4 अगर चंद्रमा यहां पर है तो सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हुए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 चंद्रमा अगर यहां है तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चंद्रमा यहां पर है, सूर्य से केंद्र में। ये आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सूर्य से केंद्र में अगर चंद्रमा होते हैं तो धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात मैं आपको बता दूंगा, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली आपके हाथ में आए और आपने देखा कि सूर्य से चौथे, सातवें, 10वें चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो आप तत्काल में फलादेश मत कर दीजिएगा कि नहीं आपके पास धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। आपका फलादेश गलत हो सकता है। यह योग है, यह योग दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में यह हो सकता है, लेकिन यह योग फलीभूत कैसे होगा, कब होगा, इसके जो सूत्र है, इसका जो टर्म है, इसका कंडीशन है क्या है, आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वह आपको क्लियर होता जाएगा। तो पहला सूत्र यही कहता है कि यदि चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो
कहने का तात्पर्य चंद्रमा जहां पर बैठे हो वहां से चौथे, सातवें, 10वें पे सूर्य जहां पर बैठे, सॉरी माफ कीजिएगा, सूर्य जहां पर बैठे हो वहां से चौथे, 7वें, 10वें यदि चंद्रमा होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन, बुद्धि, चातुर्य कम होने का योग होता है। मैंने आपके योग की बात की है। आपके हाथ में जब कोई जन्म कुंडली आए तो तत्काल में विश्लेषण मत कर दीजिएगा, देखते हैं कि आपके जीवन में कि धन, बुद्धि, चातुर्य कम होगा। यह योग है। योग फलीभूत कैसे होगा, हम जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको ये क्लियर होता जाएगा। दूसरा सूत्र क्या कहता है दोस्तों, दूसरे सूत्र की मैं बात करूं, यदि चंद्रमा सूर्य से दूसरे, 5वें, 8वें, 11वें, यदि चंद्रमा सूर्य से दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में और 11वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति का धन, बल, चातुर्य मध्यम होगा। अब इसका सेम सूत्र वही हो जाएगा यहां पे देखिए, सूर्य से दूसरा भाव कौन सा लेंगे, अगर सूर्य के बाद सीधा है चंद्रमा आ जाते हैं तो व्यक्ति का धन, बल, चातुर्य, बुद्धि जो रहेगा वह मध्यम रहेगा। अब अगर चंद्रमा यहां पर बैठे हैं तो आएगा, इसके बाद 5वां, 1, 2, 3, 4, 5, ये चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं तो इसके बाद 8वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये चंद्रमा यहां पर बैठे हुए तो इसके बाद 11वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वां, ये चंद्रमा यहां पर बैठे हुए। यदि सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, उससे सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, उसके बाद में चंद्रमा उनसे मतलब कि 2, 5, 8, 11 में हो तो व्यक्ति का धन, बल, बुद्धि जो चातुर्य होता है वह मध्यम होता है। दूसरा सूत्र होता है। फिर मैं आपको यहाँ पे जोर दे के कह रहा हूं कि जन्म कुंडली में देखते हुए आप इसका फलादेश तत्काल में मत करिएगा, क्योंकि ये योग है। योग अलग होता है, योग के फलीभूत होना अलग होता है। योग फलीभूत कब होते हैं, जब उनकी दशाएं से होती है। दशा पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं दशा पे नहीं जाना चाहता हूँ। दशा जब मैं आगे दशा की चर्चा करूंगा, दशा की बात करूंगा, तब हम उस पर बात करेंगे। अभी मैं आपको मात्र योग की बात कर रहा हूँ। ये योग बनते हैं। योग फलीभूत कब होगा, उसके लिए आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कोर्स कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपको यह क्लियर होता जाएगा कि यह योग फलीभूत कब होगा, किस दिन में होगा, किस समय में होगा। हम वहां तक की चर्चा करेंगे, वहां तक की अध्ययन करेंगे। तो दूसरा सूत्र यही था कि यदि चंद्रमा सूर्य से 2, 5, 8, 11 में हो, यदि चंद्रमा सूर्य से 2, 5, 8, 11 में हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन, बल, चातुर्य मध्यम होगा। अब तीसरा सूत्र क्या कहता है, यदि चंद्रमा सूर्य से 3, 6, 9, 12 में हो तो धन, बल, चातुर्य श्रेष्ठ होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन, बल, बुद्धि, विद्या जो चातुर्य होता है वो बहुत श्रेष्ठ होता है। अब इसको भी लगाने का हम देखते हैं। पहले सूत्र हमारा क्या कहता है कि यदि चंद्रमा, यहाँ पे पहले हम चतुर्थ भाव में सूर्य को बैठा लेते हैं। यहाँ पे चतुर्थ भाव में सूर्य हो गए। अब सूत्र क्या है, चंद्रमा सूर्य से 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1, 2, 3, यदि चंद्रमा यहाँ पर हो। दूसरा क्या कहता है, छठवें भाव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह चंद्रमा यहाँ पर हो। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, 9वें भाव में, फिर यहाँ से देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यदि चंद्रमा यहाँ पर हो। इसके बाद क्या कहते हैं, 12वां भाव, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यह चंद्रमा यहाँ पर हो। सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों और वहाँ से अगर सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हो, वहाँ से छठवें घर में, वहाँ से तीसरे भाव में, सूर्य से तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति का धन, बल, चातुर्य होता है श्रेष्ठ होता है। यदि छठवें भाव में हो तो भी व्यक्ति का धन, बल, चातुर्य श्रेष्ठ होता है। 9वें भाव में हो तो भी व्यक्ति का चातुर्य, बल, बुद्धि, विद्या श्रेष्ठ होता है। और यदि 12वें भाव में हो तो सूर्य कहीं भी कुंडली में बैठे हो, सूर्य जन्म कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो, वहां से तीसरा, छठवां, 9वां और 12वां भाव आपको देखना है। 3, 6, 9, 12 मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। सूर्य जहां से बैठे होंगे, मैं यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठा के तीसरा, छठवां, 9वां, 12वां किया मैंने आपको, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि ताकि आपको यह समझ में आ जाए। तो ये 3 हमने सूत्र आपको बताए हुए हैं। अगर सूर्य यहाँ पर बैठे होते हैं, सूर्य यहाँ पर बैठे होते तो 1, 2, 3 चंद्रमा यहाँ पे बैठे होते तो इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 चंद्रमा यहाँ पर बैठे होते तो फिर 9वां यहाँ पर बैठे होते तो 12वां यहाँ पर बैठे होते। सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठे हो, सूर्य कुंडली में जहां पर बैठे हो वहां से 3, 6, 9, 12 में चंद्रमा अगर होते हैं तो व्यक्ति का धन, बल, बुद्धि, चातुर्य, विद्या श्रेष्ठ का योग होता है। मैं योग की बात कर रहा हूं।
यह योग फलीभूत कब होगा, इसका फलादेश आप कब कर देंगे, यह योग आपके जीवन में कब संपूर्ण आपको फल देगा, यह आगे जैसे कोर्स में हम बढ़ते जाएंगे उसके बारे में विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे। और कुंडली का योग फलीभूत कैसे होता है आगे का ये हमारा एक चैप्टर है, आगे का अध्याय है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर यह योग ऐसे होता है तो ऐसे फलीभूत होगा, इस कंडीशन में, इस गोचर में यह फलीभूत हो जाएगा। तो मैंने आपको कुंडली में सूर्य से बनने वाले योग की बात की अभी। तो ये 3 योग थे जो भैया मैंने बताया, और सारे आगे योगों की ओर चलते हैं हम, पहले इन योगों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ यह केवल योग है, किसी भी व्यक्ति जन्म कुंडली को देख के आप तत्काल फलादेश मत कर दीजिएगा कि आपने देखा कि चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो तो धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। मतलब चंद्रमा सूर्य से 4, 7, 10वें में हो तो इसका मतलब यह नहीं कि धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। योग है, योग होना अलग बात है, योग का फलित होना अलग बात है। योग फलित कब होता है, जब उसकी दशाएं आती हैं, तब वो फलीभूत होते हैं। तो दशा का वर्ड मैं भी आज नहीं यूज करूंगा ना आपको, क्योंकि मैंने दशा के बारे में आपको अध्ययन कराया ही नहीं, बताया ही नहीं है, तो दशा के बारे में नहीं बात करूंगा। हाँ, लेकिन ये योग आप नोट करिए, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको क्लियर होता चला जाएगा। ये योग है जो दोस्तों, यह है बेसी योग। ये जो योग है दोस्तों, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब जन्म कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं तो इन योगों का ज्ञान हमें होना चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति के सामने बैठे या किसी ज्योतिष के सामने बैठे तो इस योग का हमें आभास होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि हम इस योग पर बात कर सकें। तो अभी दोस्तों हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली में सूर्य बनने वाले इस योगों में। अब बात करते हैं हम बेसी योग की। बेसी योग होता क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्र के अतिरिक्त, चंद्रमा के अतिरिक्त सूर्य से दूसरे भाव में, चंद्रमा से अतिरिक्त यदि सूर्य से दूसरे भाव में कोई भी ग्रह हो तो ऐसे योग को बेसी योग कहते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों, यदि सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, यदि सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, इस भाव में कोई भी ग्रह हो, बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, चंद्रमा को छोड़कर सूर्य के दूसरे भाव में कोई ग्रह होता है, उस योग को बेसी योग कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी जानकारी के लिए है। प्रयोग में नहीं आता है लेकिन ज्ञान होना चाहिए। यदि मैं आपको यह कोर्स पढ़ा रहा हूं तो मेरी ड्यूटी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस योग के बारे में आपको बताऊं। तो इस योग को आप नोट करिएगा कि सूर्य चंद्रमा के अतिरिक्त सूर्य से दूसरे भाव में, चंद्रमा के अतिरिक्त सूर्य से दूसरे भाव में यदि कोई भी ग्रह होता है तो उसे हम बेसी योग कहते हैं। इसके बाद दूसरा होता है दोस्तों, दूसरे की बात करो, एक होता है वासी योग। वासी योग क्या होता है? चंद्रमा के अतिरिक्त सूर्य से द्वादश भाव में कोई शुभ ग्रह हो, चंद्रमा से को छोड़कर सूर्य के द्वादश भाव में यदि कोई शुभ ग्रह होता है तो उसे वासी योग कहते हैं। माफ कीजिए, हाँ, उसे वासी योग कहते हैं। जैसे कि सूर्य जन्म कुंडली में आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। अब यहाँ से इनका 12वां भाव कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर यदि गुरु बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं गुरु, तो इसे हम वासी योग कहते हैं। चंद्रमा को छोड़कर, यहाँ पे चंद्रमा नहीं होनी चाहिए, बस चंद्रमा को छोड़कर सूर्य के द्वादश भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा होता है, ऐसे योग को वासी योग कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों तीसरे के। एक होता है उभयचारी योग। उभयचारी योग का मतलब ये चंद्रमा के अतिरिक्त सूर्य से दूसरे भाव में, 12वें भाव में यदि कोई शुभ ग्रह हो तो इसे हम उभयचारी योग कहते हैं। इन योगों को मात्र मैं आपको ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, आपके नॉलेज में होना चाहिए। कभी किसी ज्योतिषी के सामने बैठे अगर योगों की बात करता है कि बेसी योग, वासी योग, उभयचारी योग, तो यह योग आपको मालूम होना चाहिए। कुंडली में बहुत ही कम इसका प्रयोग होता है, लेकिन ज्ञान रहेगा तो आपको आगे काम आएगा ही आएगा। तो तीसरा रूल सूत्र क्या करता है? यदि चंद्रमा को छोड़कर सूर्य से दूसरे भाव में और 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो इस कंडीशन में इसे उभयचारी योग कहते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं बार और ले लेता हूं, यहाँ पे आपको सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब सूत्र क्या कहता है कि चंद्र के अतिरिक्त सूर्य से दूसरे भाव में, चंद्र से अतिरिक्त सूर्य से दूसरे भाव में 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो यहाँ पे सूर्य 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से उनका दूसरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यदि यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं
तो उभयचारी योग बन जाएगा। और यहाँ से इनका 12वां भाव देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां भाव यहाँ पर यह बन जाएगा। यदि गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा को छोड़कर कोई भी शुभ ग्रह वहाँ पर बैठता है तो इसे उभयचारी योग कहते हैं। इस योगों को आप नोट डाउन कर लीजिए। यह योग जो है मात्र आपकी जानकारी के लिए है कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि कल को कभी किसी ज्योतिषाचार्य के सामने बैठे या कहीं किसी समाज में आप बैठे तो आपके इन योगों का ज्ञान होना चाहिए कि वेशी योग क्या होता है, वाशी योग क्या होता है और उभयचारी योग क्या होता है। बहुत सरल शब्दों में बोलूँ, चंद्र के अतिरिक्त सूर्य से दूसरे भाव में कोई ग्रह होता है तो उसे हम वेशी योग कहते हैं। चंद्र के अतिरिक्त सूर्य से द्वादश भाव में कोई भी शुभ ग्रह होता है तो उसे हम वाशी योग कहते हैं। इसके बाद तीसरा उभयचारी योग है, चंद्र के अतिरिक्त सूर्य से दूसरे भाव में और 12वें भाव में यदि कोई शुभ ग्रह होता है तो उसे हम उभयचारी योग कहते हैं। एक तीसरा योग होता है, एक और योग होता है दोस्तों, मैं जिसके बारे में बात करूं कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, प्रथम से लेकर द्वादश भाव तक किसी भी भाव में अगर सूर्य और बुध बैठे होते हैं उसे हम बुधादित्य योग कहते हैं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के बीच में कहीं भी सूर्य और बुध बैठे हो तो उसे हम बुधादित्य योग कहते हैं। उसका एक कंडीशन है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि सूर्य से बुध अस्त नहीं होने चाहिए तो बुधादित्य योग ज़्यादा काम करता है। बुधादित्य योग बहुत ज़्यादा प्रयोग आएगा आपको, क्योंकि मोस्टली हर कुंडली में आपको बुधादित्य योग देखने को मिलता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि 100 कुंडली अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको 30 से 35 कुंडली में बुधादित्य योग मिल जाएगा। लेकिन बुधादित्य योग वह काम कब करता है, जब सूर्य से बुध अस्त ना हो। जैसे बुधादित्य योग के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि बेसिक कुंडली में मैंने जब बेसिक आपको पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था मैंने आपको कि सूर्य और बुध और शुक्र मोस्टली हमेशा आसपास में ही रहते हैं। तो मोस्टली कुंडली में आपको बुधादित्य योग देखने को मिलेगा, लेकिन उसका फलित कब होता है, फलादेश कब होता है, जब सूर्य से बुध अस्त नहीं होते हैं तो। और फिर मैं एक बार बता दूं, ये सब मैंने आपको योग की बात कर रहा हूँ, ये सब योग बता रहा हूँ, ये सब मैं आपको योग बता रहा हूँ कि जन्म कुंडली में यदि सूर्य और बुध यहाँ बैठे हैं तो बुधादित्य योग है। लेकिन इनकी डिग्रियों पर निर्भर करेगा, क्या बुध सूर्य से अस्त है क्या, ये देखना पड़ेगा आपको। सूर्य और बुध जन्म कुंडली के 12वें भाव में कहीं भी बैठे होंगे बुधादित्य योग होता है। बुधादित्य योग फलित कब होता है, जब सूर्य से बुध अस्त नहीं होते हैं, उस कंडीशन में बुधादित्य योग फलित होता है। और यह योग की बात कर रहा था, इसलिए आप इसमें योग पर ही ध्यान दीजिए कि कितने योग होते हैं। अभी आपको वेशी योग, वाशी योग, उभयचारी योग और बुधादित्य योग, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसको आप नोट डाउन करिए और फिर चलते हैं कुछ और योगों को बारे में।